Unacademy. Let's crack it. फिर इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम की ट्रेंड के बारे में बात करी। फिर सुदर्शन सर ने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की बात करी। और अब मैं स्वागत करता हूं प्रतीक नायक सर का, जो हमें बताएंगे हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के अंदर किन किन गलतियों से बचना है। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, तो क्या एक चीज़ और मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुराने टॉपिक वाइज पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि अब प्रतीक सर जो एक एक करके बात करेंगे कि अलग अलग चैप्टर्स में पूछने का कुछ ये रवैया है, कुछ ये बदलाव आए हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे, तो उसका आप रेफरेंस रखोगे, इट विल हेल्प यू मोर। जी सर, प्लीज। जी सर। सर हम लोग आर्ट एंड कल्चर से शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग एंशिएंट मेडिवल और फिर मॉडर्न के ऊपर भी जाएंगे। तो मेनली सर हमें 4-5 चीजें देखनी है पहले आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ से, कि कल्चर, आर्ट एक अलग पार्ट है और कल्चर एक अलग पार्ट है। मेनली कल्चर बेसिकली इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, कि हमारी संस्कृति ये कला के रूप में प्रतिबिंबित होती है एक तरह से। अब आर्ट फॉर्म्स के अंदर आर्किटेक्चर आता है, पेंटिंग्स आता है, स्कल्पचर आता है, पॉटरी आता है। अब इसके रिलेटेड हमें ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसमें बहुत बार आजकल जो सवाल आ रहे हैं, मेनली अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो आर्किटेक्चर के अंदर से एंशिएंट आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, और एंशिएंट आर्किटेक्चर के अंदर से भी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हमको मिलेंगे या बैकवर्ड लिंकेजेस से सवाल मिलेंगे। अब इसमें हर साल वेरिएशंस आते रहते हैं। जैसे 2021 की प्रीलिम्स के अंदर आपको यहाँ पे ये डाल दिया 64 योगिनी टेम्पल, और पूछा गया कि भाई 64 योगिनी टेम्पल की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके रिलेटेड। अब बेसिकली ये टॉपिक सर बहुत जुड़ा हुआ था विथ रेफरेंस टू आई वुड से दी करंट अफेयर्स, क्योंकि इंडिया की जो पार्लियामेंट का डिजाइन हो रहा है, या जो नई पुरानी पार्लियामेंट थी उसके साथ आपको रिलेटेड था। तो करंट अफेयर्स को सर आजकल बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ पूछा जा रहा है, पहली बात तो ज्यादातर हमें जो भी करंट अफेयर्स के अंदर आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स इंपॉर्टेंस है वो हमें पता होनी चाहिए। सेकेंडली, इसमें टेम्पल्स के साथ साथ हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल प्लेसेस को भी पूछा गया है। इनफैक्ट सर साइट्स के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है यूपीएससी का आजकल। जैसे ये 2022 के अंदर आया था, मैच द फॉलोइंग की पैर पूछ दी थी कि धौली, एरागुडी, जगोड़ा एंड कलसी ये कौन से स्टेट में आया है, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड फॉर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो आर्किटेक्चर में हमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करना है। ये कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के अंदर हमें क्रोनोलॉजिकल चीजें पता होनी चाहिए, और क्रोनोलॉजी का एक तो टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए, उसकी स्पेस डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो ये मूलतः से हिस्ट्री का ही सबसेट है। कुछ कुछ एरियास ऐसे होंगे जो हिस्ट्री के सबसेट होंगे। या यहाँ पे एक सवाल सर 2022 में आया था, रॉक कट श्राइन, टेराकोटा एंड कॉपर आर्टिफैक्ट। इसमें भी 3 जगह पूछी थी। एक थी गणेश्वर, एक थी चंद्रकेतुगढ़, एंड देयर वाज वन मोर प्लेस आई गेस बुरजाम, यस। और बुरजाम के सामने पूछ दिया था रॉक कट श्राइन। अब बुरजाम इज एक्चुअली नियोलिथिक साइट। तो मैंने आपको बताया कि एक तो स्पेस डायमेंशन, साइट डायमेंशन, मेनली ये जितनी भी साइट्स है ये आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के अंदर मिल जाती है, कल्चर के अंदर बहुत स्केटर्ड मिलती है। पर अगर एनालिटिकल स्टडी किया होगा, क्योंकि सर ये सवाल एज फार एज आई रिमेंबर इसमें 3000 साल का इतिहास पूछा गया था। एक नियोलिथिक पीरियड की साइट है, एक हड़प्पा संस्कृति की या चालकोलिथिक पीरियड की साइट है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स में गणेश्वर। टेराकोटा आर्ट है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से सबसे ज्यादा चंद्रकेतुगढ़ बंगाल के अंदर है। तो ये 3 लोकेशंस को एक करके पूछ दिया गया है। अब ये तो हमको कहाँ कोई एक बुक के अंदर या एक सिंगल पेज के अंदर दिखेगा, पर अगर हमने क्रोनोलॉजिकली कोई भी विषय को पढ़ा है, वस्तु को पढ़ा हुआ है, तो हमें उसकी नॉलेज रहेगी सर। ओके, मेनली इसमें केव्स पूछे गए हैं, टेम्पल्स पूछे गए हैं, स्कल्पचर्स पूछा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यूपीएससी ने यहां से सवाल नहीं पूछा है। और बहुत लोग इसमें मार खा जाते हैं कि सर पॉटरी डेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर मेरे हिसाब से पॉटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है वैसे पॉटरी खाने पीने के स्टोरेज के साथ साथ डिजाइन के पॉइंट ऑफ से भी बदल के आई है। मतलब हमें देखने को मिलता है पहले ओसीपी थी, ऑक्रे कलर पॉटरी थी, पेंटेड ग्रेवेयर थी, फिर एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर करके पॉटरी आती है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के ट्रांजिशन में। तो ये सब ऐसे एरिया से जहां से सवाल आएंगे सर, ठीक है। टेम्पल्स के ऊपर से जैसे ये सोमनाथ का टेम्पल के ऊपर एक सवाल आया था, ये भी बैकवर्ड लिंकेज इससे था। तो आजकल सर आर्किटेक्चर और जो मेन पार्ट है स्कल्पचर और पॉटरी का रिलेटेड, उसमें बैकवर्ड लिंकेज से बहुत सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट ये स्कल्पचर के अंदर, मतलब हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बट एक टॉपिक है वी विल सी की शंकराचार्य के ऊपर या रामानुजाचार्य के ऊपर सवाल था।
रामानुजाचार्य के ऊपर सवाल यूपीएससी ने पूछा था और उसके कंटेक्स्ट में ये पूछा गया था कि रामानुजाचार्य की मूर्ति को ओपन किया गया है रिसेंटली हैदराबाद के अंदर, ओके, और उसी के ऊपर से ये सवाल पूछ दिया गया था। ये सोमनाथ टेम्पल का भी यही था, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल के पीछे सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन हुआ था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पूछा उसका इतिहास कि अल बिरूनी ने लिखा है कि नहीं लिखा। सोमनाथ मंदिर के अंदर उसकी इनॉग्रेशन के अंदर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी में ये पता चला कि राजेंद्र प्रसाद जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो जा रहे थे, पर उसको लेके उनकी नेहरू जी के साथ थोड़े मतभेद हो गए थे। तो कहने की बात यह है कि जो टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर में से खास करके आर्किटेक्चर सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक है प्रीलिम्स के अंदर से। ऑलमोस्ट हर एक साल सवाल आया है, 2023 में सीधा सीधा नहीं आया पर इनडायरेक्टली आपको मुख्य परीक्षा के अंदर डायरेक्टली वो पूछ देता है। पर हम लोग तो अभी पीटी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्लेसेस हमें देखनी है, टेम्पल्स की लोकेशंस देखनी है, केव्स की लोकेशन देखनी है, प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंट साइट्स जहां अशोक के रॉक पिलर्स रॉक एडिक्ट आए हुए हैं, अशोक के पिलर एडिक्ट आए हुए हैं, हमें वो देखने हैं। और ज्यादातर जो न्यूज में है वो न्यूज की प्लेसेस को हमें पीछे लेके जाना है, बैकवर्ड कनेक्टिविटी। तो ये तो पहला पार्ट हो गया सर आर्ट एंड कल्चर का। और इसमें सर आपने जो बताया पॉटरी का नहीं पूछा, हाँ। बट अभी तो अपने पास जो भी 7-8 महीने बाकी हैं, सो यू हैव इनफ टाइम। अभी से शॉर्टकट क्यों लेने कि मैं तो पॉटरी नहीं पढ़ूंगा। एग्जैक्टली और सर दूसरा ये है कि पॉटरी इज अ सब पार्ट ऑफ हिस्ट्री डेवलपमेंट। हाँ। क्योंकि जैसे हम लोग स्टोन एज देखेंगे ना, तो स्टोन एज में न्यूलिथिक पीरियड से पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ। इसके पहले पॉटरी, अब क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं था पहले, ओके, वो ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ। इस बार अगर आप हमने मेंस का एनालिसिस किया था तो एक सवाल आया था कि हाउ ज्योग्राफी इज अफेक्टिंग द डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। वो टॉपिक ही इसके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि खेती का विकास न्यूलिथिक पीरियड में हुआ, टेम्परेचर थोड़े वार्म होने शुरू हो गए और उसके बाद खेती सरप्लस हुई तो पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ। फिर पॉटरी में डिजाइन्स आती है, ये डिजाइन्स नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, हड़प्पा, वैदिक एज, महाजनपदा, बुधा का पीरियड, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, हर एक पीरियड तक हमें पॉटरी मिलेगी। अगर हम क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ तो कल्चर का पार्ट जो है आर्ट एंड कल्चर का, वो हिस्ट्री के सबसेट के रूप में हो जाएगा। अलग से ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी। कहने की बात मेरी ये है सर। अच्छा सर, एक प्रश्न मैं आपको रजत शर्मा जैसा पूछता हूँ आपकी जी सर। अदालत में। ये जो है 64 योगिनी टेम्पल, हाँ तो ये आपने अपने लेक्चर में कुछ पढ़ाया था और फिर प्रश्न आया। जी अब आप सामने सबको बताते हैं देखो मैंने पढ़ाया था, बट बच्चों की ये शिकायत रहती थी आप तो हिस्ट्री टीचर है, आप तो पढ़ा दोगे, हमको याद भी तो रहना चाहिए ना। तो देन हाउ डू यू क्लेम कि मतलब बच्चा कैसे याद रखेगा, आप तो सब पढ़ा देंगे ठीक 5000 स्लाइड। सर मेनली तो क्या है कि बिकॉज कल्चर एक विषय सब्जेक्ट है जिसमें ग्राफिकल बहुत सारी चीजें होती है। कुछ कुछ चीजें जोक्स के रूप में या ऐसे कहानी के रूप में बताने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों को इंपॉर्टेंस भी दे रहे होते कि भाई देखो ये प्लेस अभी न्यूज के अंदर है, यहाँ पीएम गए थे, या इसको लेके कोई कल्चरल रिलेटेड नई एक्सकेवेशन हुई है, तो उन प्लेसेस के ऊपर थोड़ा फोकस कराया जाता है। 64 योगिनी टेम्पल सर मैंने तो पढ़ाया, वो मेरी स्लाइड्स में और उसमें तो चलो था। इवन द हिंदू न्यूज़पेपर बच्चे पढ़ रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे थे, उसके लिए भी न्यूज में था, क्योंकि डिस्कशन ही इसके ऊपर हो रहा था पार्लियामेंट को लेके कि भाई पार्लियामेंट का जो पुराना बिल्डिंग है वो ये मॉन्यूमेंट से मोटिवेटेड है या इंस्पायर्ड है। तो इस तरह से भी वो लिंकेज करके याद रख सकते हैं। और बाकी क्या है सर, दो बात देखेंगे तो तीसरी बार सबकॉन्शियसली धीरे धीरे चीजें याद रहनी शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली सर, पसंद हो कि नहीं हो पढ़ना तो पड़ेगा, राइट आपको आईएएस बनना है तो बिन राइट सर। सर। जी सर। दूसरा कल्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वो रिलीजियस प्लेसेस, ओके, ये भी साइट के रिलेटेड ही आपको यहाँ से मिलता रहेगा। जैसे इस बार वी विल कम टू नो कि या 2023 के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये 3 जगह पूछ दी, बेसनगर है, भज है, सीतानावसल है। और पूछा सीतानावसल पेंटिंग्स के लिए जाना गया जैन पेंटिंग के पॉइंट ऑफ से, भज की गुफाएं है वो बुद्धिस्ट के उसके रूप में, बेसनगर यानी कि विदिशा उसके रिलेटेड एक सवाल आ गया था। तो रिलीजियस प्लेसेस है, ये भी बेसिकली सर कल्चरल प्लेसेस ही है। और कल्चरल प्लेसेस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे कि अगर जहां वैष्णवाइट आर्किटेक्चर है, बेसनगर में विदिशा के अंदर खासियत है कि वहां पे गरुड़ पिलर आया हुआ है। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते भी है कि हिलियोडोरस का स्तंभ आया हुआ है, उसी के साथ पूछ दिया था। भज हम लोग सातवाहना पीरियड के अंदर पढ़ते ही है, सीतानावसल पल्लव पीरियड के अंदर पढ़ते ही है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली हमें देखना है। कुछ कुछ कल्चर का पार्ट ऐसा है सर जो आर्ट या वी विल सी की हिस्ट्री के साथ कनेक्ट हो रहा है। और जितना हिस्ट्री के साथ ओवरलैप करके हम लोग कल्चर को करेंगे ना, उतनी ज्यादा फायदा हो जाएगा कैंडिडेट्स के लिए भी। वही सवाल आपको यहाँ पे संप्रदायों के अंदर आया है। जैसे महासंघिका सेक्ट के ऊपर एक सवाल आया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। या एक सवाल वी विल सी कि ये कीवर्ड्स के ऊपर आया था कि परिव्रजक, श्रमण और उपासक किसे कहते हैं। ये कीवर्ड्स बुद्धिज्म के अंदर हम लोग पढ़ते हैं और ये मूलतः से बुद्धिज्म की हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बुद्ध सबसे पहले वी विल सी श्रमण परंपराओं का भाग बने, बुद्ध उसके बाद परिव्रजक बन गए क्योंकि उन्होंने संसार छोड़ दिया। बुद्ध ने जब अपना संघ बनाया तो 2 प्रकार के लोगों को इंक्लूड किया, एक थे उपासक
और एक थे भिक्षु, भिक्षु यानी कि भिक्षु जो ना संसार छोड़ दिए, उपासक वर द ले वर्शिपर्स। ये टर्म तो सर हम अशोक में भी देखते हैं कि अशोक करके राजा जब उसने पहली बार वी विल सी कि बुद्धिज्म ज्वाइन किया तो उपासक के रूप में किया था। तो ये चीज तो हम लोग हिस्ट्री में भी कवर कर सकते थे। क्या इसके लिए हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रट्टा मारने की आवश्यकता है? मुझे नहीं लग रहा है कि आवश्यकता है। वैसे ही महासंघी का एक सेक्ट है और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पूछी गई थी। इनफैक्ट रिलीजन में आप देखोगे सर, है ना, जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलेटेड संप्रदायों के ऊपर बहुत सवाल है, उसकी फिलॉसफी से सवाल आ रहा है। रियलिटी सर आज की तारीख में ये है कि अगर आपने बुद्धिज्म को कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा है तो उसमें बुद्धिज्म की बुद्धा के दर्शन, बुद्धा की टीचिंग्स और बुद्धा के साथ जो बुद्धिज्म में बहुत सारे संप्रदाय बने, जैसे महायान बना, हीनयान बना, महासंघिका बना, स्वतंत्रिका बना, सम्मत्य बना, सर्वस्ववादी बना, एक विचारधारा है जिसका नाम है सर्व अस्थि। मतलब ये महासंघी के साथ नहीं है पर मैं बता रहा हूँ। सर्व अस्थि का मतलब होता है कि सर्व यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एवरीथिंग एग्जिस्ट। अस्थि का मतलब अस्तित्व है, सर्व वस्तु का मतलब जो भी चीजें आज की तारीख में संसार में देख रहे हैं। बुद्ध ने यह दर्शन दिया था कि एवरीथिंग इज इल्यूशनरी। बुद्ध के एक और शिष्य थे जिनका नाम था नागार्जुन, जो बुद्ध के 300 साल के बाद या 600 साल के बाद हुए। नागार्जुन ने भी कहा था कि सब कुछ इल्यूजन है, सब वहम है। इन्हीं के दर्शन से एक विचारधारा निकल के आई जो कहती है सर्व अस्थि, सब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मोमेंटरली जो भी हम देख रहे हैं वो सच्चाई है। तो वैसा सवाल आजकल पूछ रहा है। अब ये बेसिकली सर बुद्धिज्म के साथ है, इसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। महासंघिका के बारे में भी इन्होंने फिलोसफिकल क्वेश्चन ही पूछा था और इसके दर्शन के बारे में पूछा था। मेरा ये मानना है कि जितने भी रिलीजियस सेक्ट है इंडिया में, वैष्णविज्म, शैविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, शाक्तिज्म, अभी नवरात्र सर शुरू होगी नेक्स्ट हफ्ते से या अभी 2 दिन के बाद ही। तो नवरात्र के दौरान में हमें शक्त संप्रदायों का वर्शिपिंग देखने को मिलता है क्योंकि गॉडेसेस को, माताजी को वर्शिप किया जा रहा है। तो क्या इससे सवाल बन सकता है? जरूर से बन सकता है। शक्तिपीठों के ऊपर से सवाल बन सकता है? जरूर से बन सकता है। तो बैकवर्ड लिंकेजेस अब कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। और रिलीजियस साइट्स को खाली ऐसे मत याद रखिए, रिलीजियस मैं कहूंगा कि फिलोसफीज देखिए। शैविज्म में बासवाचार्य है सर, है ना, लिंगायत मूवमेंट आपको मिल जाता है। वी विल सी कि पशुपत करके एक संप्रदाय मिल जाता है। वैष्णविज्म में हमें देखने को मिलता है कि ग्रेजुअल सेल्स के अंदर अलवर संप्रदाय मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत संप्रदाय हैं, इनके बारे में हमें याद रखना है। तो एक तो रिलीजन है, रिलीजन को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करिएगा। जितने संप्रदाय आपको यहाँ भारत के अंदर मिलेंगे उन सब के ऊपर से आपको डेप्थ के अंदर सवाल आने की शक्यता रहेगी। बहुत फिलोसफिकल है पर कंपैरेटिवली मैं कहूंगा कि स्कोरिंग है, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा ना कंसेप्ट तो आराम से सर टिक कर पाएंगे बच्चे। कहाँ सर कितना याद रख सकता है सर आदमी? सर मतलब ये है कि आंसर सर सामने होता है मेनली तो। और दूसरी बात ये है कि सर ये कंसेप्चुअल है ना। अब जैसे बुद्धिज्म के अंदर हम लोग बुद्धा के जीवन के बारे में, बुद्धा के दर्शन के बारे में देखते हैं कि बुद्ध का जीवन कैसे रहा, बुद्ध ने क्या क्या टीचिंग्स दिए थे। अब क्या उसमें से सवाल आएगा तो कैंडिडेट को थोड़ा ही रिकॉल करना है। नो डाउट आजकल वो एलिमिनेशन टेक्निक चली गई है, पर अगर कैंडिडेट ने क्रक्स पढ़ा है, उसकी समरी को समझ लिया अच्छी तरह से, फिलोसफी को, तो आंसर करने में सर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है सर। हाँ, इसमें आप जो ये सेकंड पार्ट के ऊपर मैं जा रहा हूँ वो है लिटरेरी ट्रेडिशंस, जो कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें मैं कहूंगा कि याद नहीं रहेगा। इसमें जैसे इस बार 2022 के अंदर भी सवाल आया था, 2023 में भी लिटरेचर की 3-4 किताबों के ऊपर से सवाल आ गया था, नीति प्रकरण, परिशिष्ट प्रकरण। अब इसमें हो सकता है कि एक आध सवाल ऐसा आएगा जो छोड़ना पड़ेगा, या एलिमिनेट करने की अगर आवश्यकता है तो करेंगे। आजकल क्या हो रहा है, ये सवाल 2022 में तो एलिमिनेट हो रहा था क्योंकि अवदान लिटरेचर जो था ये मेनली बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट था सर। ओके, और सवाल ये आया था कि इनमें से कौन सी जैनिज्म की किताबें है। तो इस तरह से इधर उधर करके आंसर हो पा रहा था, बट नॉट एवरी टाइम student will be able to answer it out. Literature is very vast. We will see कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन स्ट्रीम रिलीजियस लिटरेचर है, जैनिज्म का है, वैष्णविज्म का है, क्योंकि बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो बुद्धिस्ट लिटरेचर भी पढ़ना है, जैनिज्म पढ़ेंगे तो जैनिज्म का लिटरेचर भी पढ़ना है, और ये सब कुछ चीजें मैं क्लास के अंदर तो कवर करवाता हूँ। सवाल ये आता है कि बच्चों को याद कैसे रखना है, कैंडिडेट को याद कैसे रखना है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो थीम है, जैसे अवदान लिटरेचर है वो थीम का प्रकरण है। यहाँ आपको नीति प्रकरण आपको देखने को मिलता है, ये बेसिकली बुद्धिज्म के साथ ही जुड़ी हुई टेक्स्ट मिलेगी। तो कुछ कहानियां हैं, स्टोरीज के रूप में हम लोग याद रखते हैं। तो लिटरेचर को हम लोग स्टोरी लाइन में अगर इंक्लूड कर देंगे ना सर, तो वो याद रहेगा। बाकी तो बहुत टफ हो रहा है कैंडिडेट्स के लिए। ऐसे कुछ सवाल हिस्ट्री कल्चर में से आ रहे हैं जिनको आंसर करना एक टीचर के रूप में मुझे भी लग रहा है कि बहुत टफ हो गया है। पर वो एक आध सवाल होता है, वो ईगो पे ना लेने लायक होता है। अगर शायद उसको स्किप करके बाकी सारे 90% क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो ठीक ठाक मार्क मिल जाएगा सर। ये कहाँ सर, अनेक सवाल होते हैं, मुझे तो एक भी सवाल नहीं होता है। पर खैर मैं जब पढ़ता था तो प्रतीक सर जैसे टीचर भी नहीं थे तो अरे सर ऐसा मत बोलिए सर।
अच्छा सर, अब हड़प्पा संस्कृति में। ये एंशियंट हिस्ट्री शायद यहाँ से शुरू हुआ है। अब जैसे एंशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज से अभी तक सवाल जो वो कल्चर में आया था, बुरजाम का सवाल आया था स्टोन एज के अंदर से, क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो स्टोन एज को बुरजाम में इन्होंने कल्चर में डाल दिया है, पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि बुरजाम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नियोलिथिक पीरियड। अब स्टोन एज के अंदर मेनली तो सवाल आया नहीं है, पर आ सकता है, वो है आपकी साइट्स मेनली तो है ना, बाकी फीचर्स तो वही हंटिंग गैदरिंग था, एग्रीकल्चर नियोलिथिक पीरियड से है। अब देखिए सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2021 के अंदर आया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया। बीच में 2011 में 10 में वैसा पूछा था। अब यहाँ आपको लगेगा कि नहीं पूछा जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा। इंडस सिविलाइजेशन के सेंट्रिक वी विल सी की करंट अफेयर्स के अंदर अभी बहुत सारी चल रही है, जैसे मैरीटाइम लोथल में म्यूजियम की बात की गई। धोलावीरा अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आ गया, तो धोलावीरा 2021 में भी चर्चा में था सर, क्योंकि उस टाइम पे नॉमिनेट किया गया था। तो इस तरह से सर आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं। नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक एंड दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पूछ दिया था कि भाई इनमें से कौन से शहर में सबसे बढ़िया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थी। तो दिस आर द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आई फील दैट सर इंडस सिविलाइजेशन से आंसर कर किए जा सकते हैं। बाकी हम लोग जब यहाँ देखते हैं तो वी विल फाइंड कि मौर्यन एम्पायर से है कि एंशिएंट इंडिया के अंदर से। मौर्यन एम्पायर हैज बीन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स आई वुड से विथ रिस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ द यूपीएससी, क्योंकि अशोक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब जगह के ऊपर आता रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि मौर्यन एम्पायर से कल्चर सेंट्रिक सवाल बहुत आए थे, इस बार से लिटरेचर पूछ दिया गया, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के ऊपर पूछ दिया और कहा गया कि स्लेवरी सिस्टम किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि वुमेन की कंडीशन क्या थी सोसाइटी के अंदर, ये पूछा गया है। इनफैक्ट दिस हैज बीन अ वेरी फेम आई वुड से फोकस्ड एरिया बाय द यूपीएससी, जहां यूपीएससी स्त्रियों के बारे में सांस्कृतिक परिभाषा में पूछ रहा है। अगले टाइम ये भी हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वुमेन की कंडीशन के बारे में पूछ दे। ये सवाल यही आया था कि स्लेव को किसको इंक्लूड किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, एक वुमेन को स्लेव बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। ऑल दिस पॉइंट्स वर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सर। ओके, तो मेनली सोसाइटी का क्वेश्चन है सर। ओके, तो हम पॉलिटिकल हिस्ट्री तो देखते ही है, पर मौर्यन पीरियड से हमें सोसाइटी जरूर से देखनी है। इवन पूरे एंशिएंट इंडिया के अंदर हमें सोसाइटी को देखने की आवश्यकता है। बाकी अशोक का एक सवाल था, बड़ा कॉमन सवाल था, क्योंकि अशोक के एडिक्ट्स के ऊपर था और वो पूछा गया था कि एक व्यक्ति जब अपने अपने संघ को या अपने धर्म को सबसे महान मानता है, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने ही धर्म का अपमान कर रहा है, क्योंकि उसके कारण फिर धार्मिक मतभेद बहुत बढ़ जाएंगे, संप्रदायों के मतभेद बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के सर सवाल थे मेनली तो मौर्यन पीरियड के अंदर से। पर क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में सोसाइटी हमें पता होना चाहिए, पॉलिटिकल फीचर्स। अब जैसे इंडस सिविलाइजेशन में बीच में ये 2020 के पहले एक सवाल आया था, वो है रिलीजन, और यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हॉर्स वाज नॉट फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन, एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब घोड़े को लेके अलग अलग ओपिनियन है। आर एस शर्मा साहब कहते हैं कि घोड़ा था, यूपीएससी अल्टीमेटली आंसर की में कह रहा है कि घोड़ा नहीं था। अब उसमें भी डिबेट चलती रहती है, तो हमें एनिमल सेंट्रिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि घोड़े की हड्डियां मिली है सूरकोटरा नाम की जगह के अंदर। तो सर इस प्रकार के सवाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सोशियो कल्चरल डायमेंशंस along with religious dimensions, जैसे एक सवाल ये भी आया था इंडस सिविलाइजेशन में कि religion was not the dominant ideology and the civilization was very secular in nature। जी सर। मुझे तो सिर्फ इतना बोलना है कि हे गाइस व्हाट्सअप देखो, 2023 में हड़प्पा में नहीं पूछा, 2022 में नहीं पूछा, 2020 में नहीं पूछा, तो अब से कोई पूछने वाला नहीं है। तो तुम मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तो बिना पढ़ी पास हो गई थी। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर मतलब बहुत सुसाइडल हो जाएगा कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आई डोंट मतलब है ना, मेरा ये मानना है या मेरा ये सोचना है कि यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन 2022, 2023 और 2021। यूपीएससी सर हिस्ट्री में तो, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसको 10 क्वेश्चन खाली एंशिएंट में से नहीं पढ़ाने होते, उसको पूरे हिस्ट्री में से 15 क्वेश्चन निकालने हैं, मतलब उसमें हिस्ट्री कल्चर ये सब आ जाता है। तो सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेगा, तो इतना वास्ट है। प्रिपेयर सब कुछ करके जाना है, क्योंकि जिस साल कोई टॉपर पास हुआ भी होगा या किसी का सिलेक्शन भी हो, उस साल यूपीएससी ने नहीं पूछा था। इस साल जरूरी थोड़ी है कि अगर वहां से वो एरिया से नहीं आया था पिछली बार तो इस बार भी रिपीट नहीं होगा। एक टीचर के रूप में और एक शिक्षक के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप सब टॉपिक करके जाओ, कॉम्प्रिहेंसिव करके जाओ, और आपके सामने है आंसर। ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से आंसर करना है, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो टॉपिक डाला गया है, आपने पढ़ा भी है। अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आंसर कर पाएंगे सर। बिल्कुल सर, ये तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। जी अच्छा सर। सर, आगे फिर
जी सर, मेनली तो इसके अंदर और भी है, जैसे गुप्ता पीरियड से कल्चर का पार्ट है, या वी विल कम टू नो कि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो जैनिज्म के अंदर तो मैंने आपको बताया कि प्लेसेस के बारे में पूछा। जैसे इस बार धन्य कटक पूछ दिया गया था सर। ओके, धन्य कटक वाज अ प्लेस इन द सातवाहना पीरियड एंड इट वाज आल्सो प्लेस जहां महासंगी का करके संप्रदाय जो था वो निकल के आया था। अब ये जो कटक शब्द है ना सर, ये शब्द के बारे में चर्चा मैंने क्लास में की हुई थी, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। धन्य कटक इज गिवन, येलो कलर का मैप है, स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी में। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों के, ये धोलावीरा का सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से आया है। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, सामने ही आंसर होता है तो भी एट टाइम्स नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे, जैसे जैन स्कॉलर्स का पूछ दिया था, या बुद्धिस्ट स्कॉलर का पूछ दिया था, वैष्णव स्कॉलर्स का पूछ दिया था, आर्यदेव, दिगनाग, नाथ मुनि, कि इनमें से कौन से वैष्णविज्म से रिलेटेड थे, जैनिज्म से थे। तो हो सकता है कि कभी कभी आंसर ना कर पाए सर। ओके, बट मेनली ज्यादातर क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ये मानना है कि जो सवाल थे वो वी विल सी कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ के जाओगे तो हो पाएगा। कुछ कुछ स्कॉलर्स का नाम थोड़ा अतरंगी आता है, वो हर साल सर हिस्ट्री में 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट कहूंगा, और ज्यादा ईगो पे ना लेते हुए ये भी सजेस्ट करता हूँ ओपनली कि अगर आप स्किप कर सकते हो तो कर दो। अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री में से आ रहा है, 17-18 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिए। 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो प्रीलिम्स पास करनी है, ना कि हमें 20 ऑन 20, है ना। यूपीएससी हमको लॉलीपॉप भी नहीं देगा सर। जी सर। जी सर। फिर उसके बाद दूसरा सवाल सर, ये गुप्ता पीरियड है, बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट पीरियड हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसमें से आजकल सर पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत आ रहा है गुप्ता और पोस्ट गुप्ता की पीरियड से, और इसी के अंदर से वी विल सी की कल्चरल और इकोनॉमिक हिस्ट्री। इनफैक्ट पूरे एंशिएंट इंडिया में हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री को बहुत याद रखना है। उसने यूपीएससी ने इसके पहले भी पोर्ट्स का नाम पूछ दिया था कि कदूरा, घंटशाला, चौल क्या हुआ करते थे, या कीवर्ड सेंट्रिक सवाल बहुत सारा पूछता है। वी विल सी की इकोनॉमिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, सोशियो कल्चरल। तो मेनली सर है ना 5 डायमेंशन हमें देखने पड़ेंगे। अब जैसे एक साल ऐसा होगा जहां वी विल कम टू नो कि इसने सोशल डायमेंशन पूछ दिया होगा, एक साल पॉलिटिकल डायमेंशन पूछ देगा, एक साल इकोनॉमिक डायमेंशन पूछ देगा, एक ही पीरियड का, गुप्ता एज का ही से फॉर एग्जांपल। ओके, तो करना तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे फ्यूडलिज्म के ऊपर एक सवाल आ गया था, 2012 में आया था। अब 2012 से लेके 2023 तक देखो कि फ्यूडलिज्म की भाषा नहीं पूछी, उसने डेफिनेशन पूछी थी। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अगले साल पूछ देगा। फ्यूडलिज्म के साथ ही विल सी कि एक टर्म जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर में, जिसका नाम है कुल व्याप, क्योंकि ये लैंड के साथ एग्रीकल्चर की टर्म थी कि जमीन को कैसे मेजर की जाती है, और इसी के साथ था कूल, कूल बेसिकली द टोटल सर। ओके, तो इस तरह के शब्द आपको यहां से मिलते हैं। सोशल डायमेंशंस, अभी अर्थशास्त्र का एक सवाल देखा हमने स्लेवरी के ऊपर, वैसा ही एक साल पहले मिताक्षरा सिस्टम के ऊपर पूछ दिया कि भाई वुमेन को राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी के, नहीं होते। अब सर वुमेन एज अ टॉपिक, आई वुड से एज अ सिंगल कैरेक्टर इन एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ओके, क्योंकि आपको वुमेन के ऊपर से मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर भी सवाल आया है। रखमाबाई का केस हुआ था 2 साल पहले, बेसिकली यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर पूछ दिया था, वो शायद हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, लिटरेचर के ऊपर से आपको मिलेंगे। तो ऑल एरियाज ऑफ हिस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। एक साल सोशल के ऊपर पूछेगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर पूछेगा। तो क्या हम कोई एक एरिया छोड़ सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं छोड़ सकते। जी सर। पर इसकी मतलब कौन सी किताब है? कुछ कहते राम शरण सिंह है, कोई कहते उपेंद्र सिंह, कौन सी? सर इसमें अभी देखो आजकल एक नई हवाबाजी चल रही है, जैसे आपने ये ब्लॉगर वाली चीजें बताई, उसमें कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं उपिंदर सिंह की किताब पढ़नी चाहिए। अब रियलिटी में बता रहा हूँ कि उपिंदर मैम की किताब एकेडमिकली बहुत फंटास्टिक है, बट द ओनली प्रॉब्लम अबाउट दिस बुक इज कि इट इज रिटन फ्रॉम ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इन डेप्थ, एंड इतनी सारी फैक्ट्स आप कभी रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। मेनली मेरा ये मानना है कि अगर खास करके हमारे जो प्लस स्टूडेंट्स है, उनको तो मेरी क्लासेस के अंदर से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अवेलेबल कराया जाता है स्लाइड्स के रूप में या कुछ कुछ हैंडआउट्स के रूप में, और उसी से ही उनकी आंसरिंग हो जाती है। क्योंकि व्हाट आई डू इन माय नोट्स एंड स्लाइड्स इज दैट कि आई इंक्लूड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ उपिंदर मैम एंड ऑल्सो अदर रेफरेंस बुक एज वेल, इंक्लूडिंग एल बशम है, या इग्नू की नोट्स हो गई है, एंड अदर बहुत सारे एकेडमिक ऑथर्स की। सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को, जैसे ये चौल, घंटशाला, कुछ कुछ टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे नई एनसीईआरटी में, कुछ कुछ टॉपिक्स तमिलनाडु बोर्ड में मिलते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स विल सी क्या कह सकते हैं कि वो टाटा मैग्रो हिल की पब्लिकेशन की आती है, ऐसे और भी 1-2 पब्लिशर्स है। तो बहुत स्केटर्ड आ रहा है सर, है ना। एंशिएंट इंडिया के अंदर कोई एक बुक में से रिसोर्स मैपिंग नहीं हो रहा है। तो भी नई एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड 12th की है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, और ये क्या कह सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड 6 की आवर पास्ट 1, उन दोनों में से इकट्ठा करके भी 3-4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। जी सर।
पर इतना सब बिखरा बिखरा खुद से जमा करने जाओगे, जितना टाइम और एनर्जी जाना, उससे बेहतर एक आध कोई ढंग के कोर्स में पढ़ लिया जाए। एग्जैक्टली सर, मतलब सही है। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो सेल्फ स्टडी करने से नुकसान ज्यादा है। नुकसान इसके लिए कि एक तो पहले कंटेंट मिलता नहीं है, आधा अधूरा मिलता है। कितना भी पढ़ पढ़ा के जाओ तो स्ट्राइक रेट अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए तो 60% से ज्यादा जाएगा नहीं। कोर्स अगर अटेंड किया होगा तो एटलीस्ट आपका 80% 90% के आसपास आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। उतनी मैं आपको अश्योरेंस के साथ बता सकता तो सर आपके अटेम्प्ट, आई अग्री विद द पॉइंट कि मान लीजिए 20 सवाल आए हैं तो हूँ। राइट 17 से 18 आपके स्लाइड और लेक्चर में से हो गए। जी सर। हमको याद नहीं रहता। आई एम टॉकिंग फ्रॉम लर्नर्स पॉइंट। सर लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर दो चीजें हैं क्लासेस के अंदर से मैं बता रहा हूँ। एक बार कोई भी लर्नर जब क्लास अटेंड करेगा ना सर, है ना, लेट्स सी दिस पार्ट, ओके। क्लास अटेंड करेगा, उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, उसकी फैक्ट्स उसको मिल जाएगी। अब दो चीजें क्लियर हो जाती है सर, है ना, उसके बाद फिर रिवीजन ही करने की बात होगी। अब ये तो सर हर एक सब्जेक्ट में लर्नर को करना पड़ेगा। ये सवाल लर्नर्स के लिए क्यों आ रहा है, याद नहीं रह रहा, उसके पीछे का कारण है क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई क्लास अटेंड कर दी, हमने नोट्स इकट्ठी कर दी और नोट्स के ऊपर ऐसा करके तकिया बना के सो जाएंगे तो हमको याद रह जाएगा सर। तो इट्स नॉट पॉसिबल ना, वो दिमाग में थोड़ी जाएगा सर। ओके, रिवीजन इज द की एनीवेयर यू ज्वाइन सर, है ना। वो सेल्फ स्टडी करना जाएंगे, जो चीज वो 2000 घंटे में करेंगे शायद तक क्लासेस में वो 20 घंटे में हो जाएगा। 2000 घंटे के बाद ना उसका कंसेप्ट ना फैक्ट उसको कोरिलेट नहीं हो पाएगी। उतनी एश्योरेंस हम यहाँ पे दे रहे हैं कि ये, और दूसरा रिवीजन भी उसका होता रहेगा क्योंकि सबकॉन्शियसली जब क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं तो लिंकेजेस बनती है, इंटरलिंकिंग होती है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। आर्यन की, या आर्यन छोड़ दीजिए, अलेक्जेंडर की इंपैक्ट जो है वो गांधार स्कूल के ऊपर कैसे बढ़ी, गांधार की इंपैक्ट विल सी के आर्किटेक्चर की बनती है सारनाथ स्कूल के ऊपर, और उसने कैसे एक नए आर्ट फॉर्म को डेवलप किया, वो करीबन 600-700 साल का इतिहास क्लास के अंदर 2 मिनट के अंदर समझाया जा सकता है। तो वो सर बड़ा प्रोमिनेंट है, वो नॉर्मली किताबों से या सेल्फ स्टडी से नहीं आ पाता। रिवीजन करेंगे क्लासेस तो वो ऑटोमेटिक याद रहेगा। बाकी हम तो सर ह्यूमन है ना। मैं कहूंगा कि अगर 70-80% भी टिक कर पाए रिवीजन करके अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। 50% पे तो यूपीएससी टॉप हो जाता है सर। बिल्कुल सही बात है सर। जी सर। अच्छा, फिर साउथ के अंदर अगेन आप देखें, ब्लॉगर कहें देखो साउथ इंडिया का नहीं पूछ रहे हैं तो मत करो। संगम सोसाइटी से 2 बार आया, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया। एंड ये दोनों के दोनों संगम लिटरेचर से सवाल था। इनफैक्ट लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री। वहां से सवाल बनता ही है। संस्कृत लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, आप कितने सारे बोलेंगे सर। ओके, साउथ की खास करके ज्यादातर डायनेस्टीज के ऊपर से, प्लेसेस के ऊपर से नाम आया है, राजाओं के नाम आए हैं, कल्चरल सिस्टम से आया है, इकोनॉमी। हिस्ट्री के सर 4 ही डायमेंशन है, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड रिलीजन, और बीच में आता है इन सबका मिक्सचर कल्चर। अगर ये इतने डायमेंशन कैंडिडेट पढ़ के जाएगा कोई भी टाइम पीरियड का तो उसके ज्यादातर क्वेश्चंस निकल के आएंगे सर। पोर्ट्स तो बहुत फेमस टॉपिक है। पोर्ट्स आप देखिए कि 1 साल पहले या 2 साल पहले भी एक सवाल आया था, ये वाला, चौल, घंटशाला, कदूरा। ये पोर्ट्स सातवाहना पीरियड और गुप्ता पीरियड से थे सर। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेनली पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे कोरकई, पुहार एंड मुजीरी पूछ दिए हैं, ये संगम पीरियड के पोर्ट्स से। अगली बार ताम्रलिप्ति पूछ देगा, बैरीगाजा पूछ देगा, देबुल पूछ देगा, आई वुड से रेवती द्वीप पूछ देगा। कितने पोर्ट्स है सर एंशिएंट इंडिया के सर। ओके, तो पोर्ट्स क्योंकि इकोनॉमिक लिंकेजेस के साथ जुड़े हुए हैं ना। प्राचीन भारत के अंदर हड़प्पा का पोर्ट था, लोथल के सिवा एक और पोर्ट था, सुक्टा जेंडोर, किसके साथ कनेक्टिविटी कर रहा था। तो मेनी प्लेसेस सर जो कनेक्ट हो पा रही है सर। ये जो सर पूछा गया पुम्पुहार या कुछ, ये पहले भी एक बार पूछा था बहुत साल पहले। अब मैंने उसको देखा तो मुझे ये एक सवाल आ गया आउट ऑफ ऑल द 25 क्वेश्चन के। सर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पुहार, मुजीरी और कोरगई। अब मेरा ये कहना है कि मेरा 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही हो गया तो अब मैं पूरा साल यही दम मारूंगा कि मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया था। और अगर जो मैं फेल हो गया तो फिर मैं ये कहूँगा कि दूसरे मीडियम वाले, दूसरे स्टेट वाले और दूसरे कास्ट वालों ने मेरी नौकरी ले ली। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि मेरी तैयारी में कमी थी। तो इस चीज़ से मित्रों आप बचिए। ये जो पहले लेक्चर में हमने बात करी, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। तो हर एक आपको हो सकता है ये जो लिटरेचर का कुछ पूछा विशाख दत्त या कुछ साल पहले, आपको एक जवाब पता हो और फिर आप सोचे कि अच्छा मेरा तो सब बहुत बेहतर गया। वो ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की किताब में वो दिया हो और एक आध हो जाए आपका और फिर आप समझे बस इतना ही करना है, दैट इज नॉट इनफ। खैर, जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, फाउंडेशन और आरंभ बैच तो हमारे चल ही रहे हैं, जो एकदम शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो रिपीटर्स हैं, जो पिछली साल नहीं क्लियर कर पाए और वापस दे रहे हैं 2024-25 के लिए, उनके लिए भी हमारे रिपीटर्स बैच शुरू हो रहे हैं। नए ट्रेंड के साथ पढ़ाई करेंगे।
कम घंटों में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप वापस समझो 800 घंटे आपको देखने की जरूरत नहीं। इंक्रीमेंटली ये जो सर ने सब एनालिसिस किया इस हिसाब से, और एडिशनली कितना कहाँ से क्या पढ़ना है उसकी स्पेसिफिक कोर तैयारी होगी। और यहाँ पर भी टीचर्स अपने पावर पॉइंट हैंडआउट वगैरह इंप्रूव कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल बाय अनअकैडमी के नाम पे लास्ट 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स, एंशिएंट और मिडाइवल के अंदर जो सर बता रहे हैं नए चीज़ें पूछी जा रही है, उसका वैल्यू एडिशन पैक, गवर्नमेंट स्कीम ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मेडल वगैरह के लिए इंडिया ईयरबुक की कंपाइलेशन, प्लेसेस न्यूज़ मैप्स का सब मल्टीमीडिया रिच आपको मटेरियल मिलेगा। तो ये भी और बहुत कुछ भी, और साथ ही साथ क्विज, फ्रेश क्वेश्चन की पूरी टेस्ट सीरीज, और एलाइड एग्जाम जैसे CDS CAPF वगैरह में से भी जो काम के क्वेश्चन है उसकी भी आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मिले, ऐसी ये पूरी टेस्ट सीरीज बनेगी। सपोज कुछ ऐसे रिपीटर्स विद्यार्थी हैं कि वो सोचे कि नहीं ये तो हम देख लेंगे, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ चाहिए, तो प्रीलिम की टेस्ट सीरीज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ लेस देन 5,000 रुपीज़, और मेंस की टेस्ट सीरीज भी एट लेस देन 15,000। तो मित्रों ये सबकी आपको लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। ये कुछ सवाल थे, हमने देख लिए, इसके ऊपर डिस्कस कर दिए थे। तो मैंने बताया कि जैसे स्लेवरी का सवाल था, ये स्लेव और वुमेन के सेंट्रिक था, सोसाइटी का सवाल था। जर्नलिज्म के अंतर्गत वी विल सी कि ये सवाल आया था कि सोल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बड़े कंसेप्चुअल फिलोसफिकल सवाल है। मेनली मैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ से 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बोलूंगा। आपको याद रखनी है, एक तो प्लेसेस, कोई भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस के ऊपर जाओगे। दूसरा असर्शन रीजनिंग के ऊपर सर इसका सवाल अभी पूछना शुरू कर दिया है, और बड़ा कंसेप्चुअल सवाल आ रहा है, 2023 के प्रीलिम्स के अंदर आए हैं सर। ओके, तीसरी कहानी स्टेटमेंट बेस आया है। स्टेटमेंट बेस सवाल के अंदर भी आज के तारीख के अंदर जो वो निकल गया है 1 2 3 1 3 वाला, और एलिमिनेशन चला गया है। चौथा सवाल मैच द फॉलोइंग के अंदर यहाँ से निकल के आ रहा है, और वी विल सी कि इसमें भी इंस्टीट्यूशंस पूछ रहा है, पर्सनालिटीज पूछ रहा है, और प्लेसेस के साथ मैपिंग पूछ रहा है मेनली। तो एक तो ये एक चौथा पार्ट आपका सवाल के अंदर आ जाता है। तो ये 4-5 है। पांचवा सवाल पर्सनालिटी सेंट्रिक अलग से आता है। पर्सनालिटी में अलग अलग व्यक्तियों का नाम पूछ देता है, और उनकी कौन सी फील्ड में कंट्रीब्यूशन थी वो पूछी जा रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है कीवर्ड सेंट्रिक, टर्मिनोलॉजी सेंट्रिक। और ये टर्म्स बेसिकली हमारे क्लास के अंदर डिस्कशंस भी होती है, बुक्स में भी दी होती है। बुक्स में प्रॉब्लम ये है कि दे आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मतलब वो पासिंग मेंशन में आ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी, यहाँ से सवाल बनेगा। जैसे कुल व्याप है, द्रोणव्याप है, एक सवाल आया था शायद तक 1 साल पहले, वो लैंड के ऊपर से पूछ दिया गया था कि ये क्या था सर। ठीक है, हाँ ये था सर। ओके, सो ये उपिंदर मैम की बुक में भी दिया गया था सर। ओके, नोट्स में भी हमारे अंदर था कि दे वर एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ लैंड। ओके ना, समझे। या वत्ता किरुतल क्या था सर, है ना, समझे। या संगम पोएट्री के कंसेप्ट के ऊपर से था। तो इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल भी आ रहे हैं कि पूरी लिटरेचर को इंक्लूड करके सवाल पूछे जाए। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आ रहे हैं, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डायमेंशन। संगम से मुख्य परीक्षा के अंदर भी सवाल आ चुके थे जी सर। जी, तो मतलब ये आजकल डिक्शनरी वाला मित्रों हाँ, कीवर्ड सेंट्रिक है, डिक्शनरी सेंट्रिक हमको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा जी सर। नहीं, तो मिडाइवल हिस्ट्री की आपने ये स्लाइड क्यों बनाई? वो तो स्किप कर, देखो इधर नहीं पूछा, इधर नहीं पूछा, इधर नहीं पूछा, तो बस वो तो नहीं पूछते सर मिडिवल हिस्ट्री पहले तो क्या था कि लोग पीटी में भी छोड़ देते, मेंस में भी छोड़ देते थे। आजकल यूपीएससी कह रहा है हर अल्टरनेट ईयर में प्रीलिम और मेंस दोनों में पूछ रहा है। मेनली प्रीलिम्स के अंदर अर्ली मिडिवल पीरियड, दैट इज अ पीरियड बिटवीन 750 टू 1000, या आई वुड से पीरियड बिटवीन 750 टू 1200। इसमें 2 साल कंसेक्यूटिव उसने पूछा, 20 में भी पूछ दिया, 22 में भी पूछ दिया। अब 21 में 1 साल नहीं पूछा, उसका मतलब ये नहीं कि 23 में नहीं पूछेगा, या 23 में नहीं पूछा 24 में हो सकता है कि वापिस आ जाएगा सर। ठीक है, इसमें बहुत भारी भारी नाम पूछ रहा है, राजाओं के नाम पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, डायनेस्टी पूछ रहा है, प्लेसेस पूछ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है। चोलास के पीरियड से सवाल आ चुका है सर। ओके, मिडिवल पीरियड में मंगोल इन्वेजन के ऊपर से सवाल आया था, इल्तुतमिश के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे चंगेज खान के साथ बातें पूछी गई है सर। ठीक है, तो मेनली मंगोल्स के ऊपर से 2 साल सवाल आए, 2021 में भी आया मंगोल इन्वेजन, 22 में भी आया मंगोल इन्वेजन। इनफैक्ट मंगोल इज अ थीम इन होल मिडिवल इंडिया, क्योंकि ये मंगोल ही थे जो कंटिन्यूसली इन्वेड करते गए फ्रॉम 1240 ऑनवर्ड्स, और फाइनली ये मंगोल के ही वंशज भारत में 1526 में सत्ता के ऊपर आया। कौन था? बाबर। तो रियलिटी ये है कि हमें थीमेटिकली हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एक एक करके मंगोलों के अलग अलग इन्वेजन जो होते रहे, उसका परिणाम था कि मंगोलों का ही एक वंशज भारत के अंदर आके बैठता है, क्योंकि बाबर अपनी जो लीनियज है वो तैमूर और चंगेज खान के साथ भी लिंकअप करने की कोशिश करेगा। तो रियलिटी ये है कि भाई हमें तो उसके कंटेक्स्ट में देखनी है, इमीडिएटली राजाओं ने क्या क्या स्टेप्स लिए उसके साथ आपको पूछे गए हैं। तो मिडिवल इंडिया में सर लोग क्या करते थे, पॉलिटिकल हिस्ट्री छोड़ के चले जाते थे। आज ऐसी दशा हो गई है कि 2-2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव सर व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। बिल्कुल सर, मध्यकालीन भारत अब पहले की तरह छोड़ने से और इस दूसरा बार ये है कि सर भक्ति सूफी मूवमेंट के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं सर। ओके, इनफैक्ट प्रीलिम्स के अंदर भी आया है, मेंस के अंदर भी आया है।
मजे की बात यह है कि भक्ति मूवमेंट का रिवाइवल हुआ है बीच में 2010-12 से लेके 2020 तक। मैं कहूंगा कि भक्ति सूफी मूवमेंट ऑलमोस्ट 3-4 बार पूछ दिया, भक्ति और सूफी दोनों, है ना। बाबर वॉस या कबीर वॉस कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर और इस तरह के स्टेटमेंट आए। थोड़े टाइम के बाद यूपीएससी ने गायब कर दिया भक्ति सूफी मूवमेंट। 2022 में फिर से ये वैष्णविज्म मूवमेंट रामानुजाचार्य के ऊपर पूछ दिया। तो रियलिटी ये है कि क्या हम अधूरा छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। ओके, वही कहानी हमको विजयनगर की मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि विजयनगर के ऊपर से इवन 2023 में 2 क्वेश्चन आए। एक तो आया था तुंगभद्रा नदी के ऊपर कौन से राजा ने विजयनगर के ऊपर डैम बनाया था, चलो फैक्चुअल क्वेश्चन था। 2022 में फनम करके कॉइन्स के ऊपर पूछ दिया था, पगोड़ा एंड फनम। 2021 में फरनाओ नूनिस के ऊपर पूछ दिया था कि इसने विजयनगर में स्त्रियों को कैसे देखा था, कि स्त्रियों का रोल क्या था। मैंने बताया कि वुमेन इज अ थीम इन होल हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, हर जगह पे स्त्रियों की दशा, दुर्दशा और जितनी अच्छी परिस्थिति है रुद्रमा देवी से लेके। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट टाइम के अंदर पूछ दूं या यूपीएससी पूछ दे कि मार्को पोलो ने क्या ऑब्जर्व किया था भारत में स्त्रियों के बारे में, तो ये तो एक थीम हो गई। दूसरे फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है सर। ओके, क्योंकि यहां से सवाल बनता ही है। फरनांड नूनिस नहीं तो नेक्स्ट टाइम डोमिनिको पेस पूछ देगा, इबन बतूता के बारे में पूछ देगा। मेंस के ऊपर ऑलरेडी अरब हिस्टोग्राफी के ऊपर आया है। तो मेन तो ये तो सोर्सेस है, ये तो हमें पढ़ने ही है, ये मेंस प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ से। तो हम ऑल्टरनेट तो नहीं कर सकते हैं सर। ओके, कुछ कुछ चीजें हैं जो टू मच फैक्चुअल है, पर कभी कभी क्या होता है कि विदेशी लोगों के लिए बहुत चीजें इंटरेस्टिंग थी। मतलब वो देखते थे आके, वो कहते थे कि यार यहाँ भारत में स्त्रियां कुश्ती कर रही है। तो इट वाज वेरी न्यू फॉर नूनीज हु केम फ्रॉम पोर्चुगीज। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि देखो पोर्चुगल की दशा बहुत खराब थी, भारत में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, ये दर्शा रहा है। इसके लिए उसने लिखा है सर। ओके, विजयनगर में इस बार एक और सवाल आया था आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर से, अलेक्जेंडर री रॉबर्ट सेवल के ऊपर से। ये आर्कियोलॉजिस्ट में वी विल सी कि जो रॉबर्ट सेवल था उसने विजयनगर में किताब लिखी थी जिसका नाम था फॉरगॉटन एम्पायर। अब ये सब चीजें क्लास के अंदर और कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर भी दी गई है, बट सवाल यही है कि भाई बच्चे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते नहीं है। डायमेंशन है हिस्ट्री के, सोसाइटल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस डायमेंशन। ये डायमेंशन करेंगे तो कुछ ना कुछ टॉपिक आपके फंसेंगे ही। बिल्कुल सर। जी और सर, यहाँ नहीं पूछे तो मेंस में भी मेंस में आ गया ना सर। मेंस में आ गया, विजयनगर के ऊपर आया था कृष्णदेव राय एज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कन्नड़ा लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर। अमुक्त मर्यादा खुद लिख दी कृष्णदेव राय ने। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं। कृष्णदेव राय के ऊपर 15 मार्क का सवाल पूछ दिया, तो पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि सर कैसे पढ़ना है, तो कलेक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव लेफ्ट आउट। तो मैं तो सर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, फिर अल्टीमेटली तो यही होगा। बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं बहुत लेंदी हो गया है, तो लेंदी तो होगा ही ना, सब्जेक्ट ही लेंदी है, पूरा पूरा यूपीएससी लेंदी है सर। जी सर। फिर ये मुगल सल्तनत, मुगल्स के ऊपर से सवाल आ गया। मुगल्स के ऊपर सर एक सवाल आया था पर्शियन लिटरेचर के ऊपर से मेंस के अंदर से, या उसी के ऊपर से ये मिडिवल पीरियड में बहादुर शाह का सवाल आ गया कि कौन से राजा ने पोर्चुगीज को गुजरात सरेंडर कर दिया था। बड़ा फेमस टॉपिक है, दीव को लेके इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। एक सवाल आया था कि पर्शियन लिटरेचर 2 बार आया सर, है ना। मेंस में तो आया था 2 साल पहले, प्रीलिम्स में 2022 में आ गया कि योगा वशिष्ठ किसके समय पर ट्रांसलेशन हुई थी। अब बच्चों को इतनी थीम पता होती है कि भाई अकबर ने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जहां पे लिटरेचर का ही ट्रांसलेशन का काम हो रहा था, उसमें एक ऑप्शन अकबर का भी था। तो इस तरह से एलिमिनेशन कभी कभी कर सकते हैं सर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव है। परगना सरकार, सूबा, सूबा सरकार, परगना पढ़ते हैं सर, है ना। रेवेन्यू सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, तो ये तो पढ़ना ही है अल्टीमेटली। हम कैसे कहेंगे? मिडिवल में आप देखिए सर, हर एक साल में 2-2 सवाल आए हैं मिडिवल से। मिनिमम प्रीलिम्स के अंदर 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। मेंस के अंदर इस बार 15 मार्कर आ गया। दिल्ली सल्तनत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट राजाओं के साथ जुड़ा हुआ है। खिलजी के द्वारा कुछ आर्किटेक्चर का निर्माण किया होगा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ होगा, फायरवर्क्स का डेवलपमेंट किया था फिरोज शाह तुगलक ने, पटाखे फोड़े थे, तो उसके कारण गन पाउडर का विकास हुआ। तो वो एक्सट्रैक्ट करना तो आना चाहिए। तो पीटी मेंस के लिए आप दोनों के लिए पढ़ेंगे तो जरूर से सर। नहीं पढ़ के जाओगे तो प्रीलिम्स में भी रहोगे, मेंस में भी रहेंगे। अब वो वैसे ही देवदास वाली बात है कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, तो मिडिवल भी छोड़ दो। ये हाँ सर, सब छोड़ दे तो फिर यूपीएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि रियलिटी ये है कि पढ़ के सब जाओ सर, है ना। पॉलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ, चलो सर मेरा तो सब्जेक्ट चलो हिस्ट्री है, लोगों को लग रहा है कि हिस्ट्री का खींच रहा हूँ मैं। पॉलिटी में स्टैट्यूटरी बॉडीज के ऊपर से कितने सालों से, पिछले 5 साल से सर हर साल एक सवाल आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर से सबसे ऐसा टॉपिक है जो लोग पढ़ के ही नहीं जाते, और इसी के कारण यूपीएससी वहां से गोल गोल करके करंट अफेयर्स के सेंट्रिक या इवन लक्ष्मीकांत के अंदर पीछे के चैप्टर्स में से उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स पूछ रहा है, बट स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग सीरियसली सर। करेक्ट सर। अच्छा, ये आप ये सवाल आया था मैं दीव का, हाँ, किसने- कि दीव को किसने सरेंडर किया था? बहादुर शाह ने। ये कहानी है, पोर्चुगीज ने धक्का मार दिया उसको, बोट में से गिरा दिया। ये बड़ी फेमस स्टोरी है। गुजरात का राजा पागल राजा था सर। ओके, गुजरात का राजा जिसने हुमायूं को हराया था, ये बंदा
पोर्चुगीज के झांसे में आ गया और उनके साथ डिस्कशन करने के लिए पानी में चला गया। अरे तुम जमीन के राजा हो, तुम समुद्र के अंदर तुम्हारी हेकड़ी नहीं है, तुम कैसे जाओगे? पोर्चुगीज ने धक्का मार दिया, बोल दिया, तो एक्सीडेंट हो गया था, खत्म कहानी। तो ऐसी कहानी में तो इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद पोर्चुगीज द्वीप को जीत जाते हैं। वो द्वीप के लिए पोर्चुगीज ने 30 साल पहले संघर्ष किया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है सर। 1508 में अल्मेडा हैड अ फाइट विद द रूलर्स ऑफ गुजरात। तब बहादुर शाह नहीं था और मुजफ्फर शाह थे और वो थे, बट तब से ये हमको देखने को मिलता है। जी सर। यस सर। तो ये मंगोल्स तो बहुत फेमस टॉपिक है सर। मंगोल्स तो मैं पूछूंगा, पहला मंगोल इन्वेजन ये पूछा जलालुद्दीन खिलजी। भाई साहब 1240 में पहली बार, 1240 में नहीं, 1220 के दशक में चंगेज खान आया था। तो इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट जलालुद्दीन खिलजी केम इन 1290। तो ये तो थीमेटिकली है ना इंपॉर्टेंट। ही वाज द फर्स्ट पर्सन एज अ कमांडर ऑफ बलबन्स आर्मी हु डिफीटेड द मंगोल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। अब ये तो कहानी है, क्लास में पढ़ोगे, किताबों में पढ़ोगे तो याद रह जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी वाज द पर्सन जिसने मंगोलों से लड़ा। एक राजा आया, पगला राजा मोहम्मद बिन तुगलक, बोले मंगोल मेरे घर में क्यों आएंगे, मैं उनके घर में जाऊंगा। एकमात्र राजा सर दिल्ली सल्तनत का है। सेना खड़ी की और कहा कि मैं जाऊंगा सेंट्रल एशिया में उनको लड़ने के लिए। फिर क्या हो? वो फिर गया नहीं, पगल राजा था, तो सेना खड़ी कर दी 1 लाख की। फिर उसने पैसा खर्च कर दिया और फिर मूड घूम गया उसका, वो मूड स्विंग हो गया था उसको, थोड़ा बाइपोलर बंदा था सर एक तरह से। खैर नहीं मतलब ये कुछ यूपीएससी कोचिंग में भी होते हैं, लाख रुपए फी इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। हाँ पढ़ते नहीं है, बट सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं बच्चों को कहानी के रूप में, देखो सर हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरी। तो स्टोरी के रूप में ऐसी सब कहानियां पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा सर। ओके। और मेनली सर क्या है कि वर्बल मेमोरी है। देखो पहली प्राचीन भारत के अंदर वेद और बाकी सारी उपनिषद से लेके जो भी ज्ञान था वो मेनली तो सर ओरल हिस्ट्री से ट्रांसमिट हुआ था। और ये ओरल हिस्ट्री अभी भी काम में आ रही है, खास करके यूपीएससी के हिस्ट्री के अंदर। जितना सुना होगा बच्चों ने उतना ग्रास्पिंग होगा, उतनी ही रिकॉल हो जाएगी एग्जाम के अंदर। उतना हम लोग करके दे रहे हैं सर। बिल्कुल सर, जरूरी जी है। सर। फिर अब लास्ट पार्ट है मॉडर्न पार्ट का। सर मॉडर्न में एक्चुअली 2 पार्ट है, एक तो है एंट्री ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, और दूसरा नेशनल मूवमेंट। आजकल नेशनल मूवमेंट से सवाल कम आ रहा है, पर पहले एंट्री ऑफ यूरोपियंस के अंदर से ब्रिटिश से भी सवाल आ चुका है, डच से भी सवाल आ चुका है। इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में कैसी प्रिंसली स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ था उसके ऊपर से भी सवाल आ चुका है। तो जैसे डच कंपनीज के बारे में पूछा गया था कि डच ने भारत में फैक्ट्री की स्थापना की गजपतियों की मदद से, एक सवाल आया था। अब गजपति डायनेस्टी का डिक्लाइन हो चुका था, उसके बाद डच आए भारत में, कैसे वो करेंगे सर। ओके। ये यहाँ पे पूछ दिया था कि निजामत की जो आरकोट की निजामत है वो हैदराबाद से निकल के आई थी, है ना। वो सवाल थोड़ा नोटोरियस था, बट इसके ऊपर से सवाल आ चुका है। फैक्ट्री सिस्टम या कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। और जितने भी ये भी प्लेसेस के ऊपर है ना कि भाई फ्रांको विलियन ने कौन सी फोर्ट की स्थापना की, या वी विल कम टू नो कि फ्रांसिस, ये क्या कह सकते हैं कि अपने जॉब चार्नोक ने कौन सी इंस्टीट्यूट की स्थापना की है ना फोर्ट विलियम के पॉइंट ऑफ से। तो फ्रांसिस जेवियर की इंपॉर्टेंस क्या थी विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इनके समय पे गोन इंक्विजिशन हुआ था, क्रिश्चियनिटी का फैला हुआ था 1540 के बाद। तो ये तो बड़े कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स थे सर जो न्यूज के अंदर आ रहे थे। खैर ये तो करंट अफेयर्स में भी आया था फ्रांसिस जेवियर का, क्योंकि इनका एक सेलिब्रेशन होता है, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन होती है गोवा में, तो उसके ऊपर से भी लिंकेज करके पूछी गई थी। तो ये टॉपिक बड़ा फेवरेट है और इसके ऊपर से सवाल आएगा ही, और इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं लिंकेज जो है वो हमारे मॉडर्न और फिर लेटर ऑन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी जाता है सर। ठीक है। वैसे ही एक टॉपिक है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से ही। ओके। या तो और भी है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के पार्ट ऑफ इसे। अब इसमें 2020 में आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की इंपैक्ट क्या हुई भारत में। इसके पहले आपको पूछ दिया था, इस बार मेंस के अंदर सवाल आया कि हाउ रेलवेज हैव अफेक्टेड दी कॉलोनियल और दी पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में रेलवेज की असर क्या हुई है। तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ था, पर लिंकेजेस आपको अल्टीमेटली इंडियन हिस्ट्री के साथ भी आप आंसर कर सकते थे। बिल्कुल सर। जी सर। फिर ये आप कुछ मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है आजकल, क्या पूछ नहीं रहे? हाँ मतलब कैसा है सर, मॉडर्न हिस्ट्री में तो क्या है कि रिएक्शन है। जैसे एक टॉपिक है इंडियन रिएक्शन। इंडियन रिएक्शन में आता है किसानों का विद्रोह आ गया, आदिवासी विद्रोह हुआ, अब भारत के कॉमन मैन ने विद्रोह किया। इसके ऊपर है ना रैंडम सवाल आ रहे हैं। अब जैसे 2020 में बिरसा मुंडा के ऊपर पूछ दिया, उसके बाद एक बार सवाल इसने उलगलान के ऊपर पूछ दिया था। इस बार की मेंस के अंदर पूछ दिया ट्राइबल रिवॉल्ट्स क्यों हो रहे थे, रिकरिंग ट्राइबल रिवॉल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन 2023 मेंस दे हैड आस्क्ड यू। पीटी में नहीं तो मेंस में पूछ। आजकल यूपीएससी सर मॉडर्न में क्या कर रहा है पता है, जो टॉपिक पीटी में नहीं पूछ रहा है वो मेंस में पूछ रहा है, और जो मेंस में नहीं पूछ रहा है वो पीटी में पूछ रहा है। अब करेगा क्या कैंडिडेट, वो आधा अधूरा पढ़ेगा, है ना, समझे। तो पढ़ना तो सब कुछ है उसको। इसकी इम्प्लीकेशंस हमें नेशनल मूवमेंट के अंदर भी देखने को मिलती है। आरआरआर जो मूवी है उसमें वी विल सी अल्लूरी सीताराम राजू करके कैरेक्टर दिखाए गए। अल्लूरी सीताराम राजू ने वी विल सी की ट्राइबल रिवोल्ट किया था 1922 के अंदर, एंड दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश रंपा रिबेलियन था। गांधी जी की जय बोलते हुए विद्रोह कर रहा है, हिंसा कर रहा है, पर गांधी जी की जय कह रहा था।
अब क्या उसके कंटेक्स्ट के ऊपर सवाल आ सकता है? जरूर से आ सकता है। तो मेनली सर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, पीटी में, मेंस में, दोनों में से आ रहे हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत फेवरेट टॉपिक है। रकमाबाई का केस हुआ था, वो भी वुमेन सेंट्रिक है क्योंकि ये वुमेन राइट्स को लेके था, वुमेन को कॉन्जुगल राइट्स, क्योंकि रकमाबाई यूज्ड टू बी वो चाइल्ड ब्राइड थी, उनके बाल विवाह हो गए थे, समाज सुधार के लेके मुद्दा था। इसके रिलेटेड विल सी कि मेंस के अंदर राम मोहन रॉय के ऊपर सवाल पूछ दिया, हेनरी वैन डेरिजो के ऊपर पूछ दिया। एक सवाल आया सोशल रिफॉर्म्स ने नेशनलिज्म को कैसे क्रिएट किया। तो ये तो अल्टीमेटली सर लिंकेजेस वाला सवाल है। तो हिस्ट्री तो अल्टीमेटली हमें लिंकेजेस के पॉइंट ऑफ से देखना है। तो वुमेन एक भले थीम हो गई है, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हम देखिए सर, पिछले 4 साल के अंदर से स्त्रियों के ऊपर से जो भी कंट्रोवर्सी है या कोई भी हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशंस है बुक्स के ऊपर से, वहां से सवाल बहुत आए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम वुमेन रूलर्स के ऊपर से आएगा, रजिया सुल्तान के ऊपर आ जाएगा, क्या करेंगे हम लोग सर, ठीक है। तो इस तरह के सर सवाल है। मॉडर्न हिस्ट्री में एजुकेशन के ऊपर से आते हैं, प्रेस के ऊपर से आ रहे हैं, किताबों के नाम के ऊपर से आ रहा है, कौन सी बुक किसने लिखी थी। जैसे ये आया था ना सॉन्ग्स ऑफ प्रेशन या देशर कथा, है ना, सखाराम। अब ये एक बुक बेसिकली एक है, ये देशर कथा वाला जो टॉपिक है वो कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की बुक के अंदर दिया हुआ है। इशिता दुबे बैनर्जी, शायद मेरे पास यहाँ लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। ये एक बुक के कारण या एक क्वेश्चन के कारण बच्चे वहां दौड़ रहे हैं, बोले अब तो वहां से जाएंगे। भाई एक क्वेश्चन आया है, जैसे मैंने बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री में एक आउटलायर आता है, आउटलायर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से हम लोग देखते हैं कि जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें एक थोड़ा ऊपर चला जाता है पॉइंट। सेम वही कहानी हिस्ट्री में होती है। एक क्वेश्चन के लोग पगला जाते हैं, बोले अब तो मैं वो बुक पढ़ूंगा। अरे भाई तो स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, पहले वो देख लो, क्लासेस देख लो। ऐसे एक आध सवाल हर साल आएंगे जो बाउंसर होंगे, और वो रियलिटी वो सचिन को भी फेस करने पड़ते, वो कोहली को भी करने पड़े थे। आप खेल रहे हो टेस्ट मैच तो आपको भी खेलने पड़ेंगे सर, है ना। तो एक सवाल के लिए बौखला मत जाओ, बाकी के 15-17 सवाल कंसोलिडेट कर दो, अच्छी टारगेट उसमें से रेंज करिए सर, ओके। बाकी एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर से 2 साल सवाल आ गए। एजुकेशन रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा किए गए थे, कौन से गवर्नर के द्वारा किए गए थे, एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी, संस्कृत कॉलेज की स्थापना क्या हुई थी। तो वैसे सब सवाल आपको पूछे। हिंदू रिफॉर्म्स, हिंदू फीमेल एजुकेशन के ऊपर 2021 में सवाल आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर से कि बेथुन कॉलेज के साथ कौन जुड़ा हुआ था, है ना, बेथुन स्कूल के साथ। या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर से ज्योतिबा फुले के ऊपर से सवाल आ चुका है। तो बड़े स्टैंडर्ड सवाल है इंडिविजुअल रिफॉर्मर्स के सेंट्रिक, वो तो पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया सर। जी सर। फिर बाकी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सर, है ना। इनफैक्ट यहाँ से सबसे ज्यादा मैक्सिमम सवाल आता है, और इसको लेके काफी लोग है ना बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, पर मेरा ये मानना है कि ये टॉपिक पॉलिटी का पार्ट है नहीं, पर हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देख लिया 1919, 1935, 1861, 1892, 1773, 1784, 1793, हर एक टॉपिक्स के ऊपर से सर सवाल आए हुए हैं। और ये तो 3 साल है जहां 1833 भी पूछा, 1919, 1935 भी पूछा। यूपीएससी साइमन कमीशन के ऊपर भी पूछ देगा, यूपीएससी नेहरू रिपोर्ट के ऊपर भी पूछ देगा, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है सर, ओके। तो मेनली दिस इज द एरिया विच शुड नॉट बी मिस्ड आउट। और इसको पॉलिटी सेंट्रिक नहीं हिस्ट्री सेंट्रिक करना है, तो पॉलिटी सेंट्रिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये थीम है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्योंकि कंपनी ने करप्शन किया। 1919 क्यों है, क्योंकि भारत में होम रूल की मूवमेंट हो गई थी और भारत के अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ, गदर मूवमेंट हो गई। 1909 क्यों आया था, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट हुआ था और उसके कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, अल्टीमेटली सब कुछ फेल हो गया, तो सरकार को कानून लाके लॉलीपॉप देना पड़ा। तो इसके कंटेक्स्ट हम लोग देख लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत सारे मूवमेंट है। हमको एक चीज सर याद रखनी है कि अब खाली गांधीयन मूवमेंट को याद नहीं रखना है। नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या करते थे नेशनल मूवमेंट में कि गांधीयन मूवमेंट को याद कर देते थे। हमें प्री गांधीयन मूवमेंट भी देखना है, गांधी के कंटेम्पररी मूवमेंट भी देखने हैं, और गांधी के ना होने के बावजूद भी, जैसे आदिवासियों का मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है। अब वी विल सी कि स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर ये सवाल आ गया था। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल आया, 7 अगस्त 1905 को दिन स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई, और 7 अगस्त को ही हम लोग नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। ये करंट अफेयर्स के साथ लिंकेज था, स्टैटिक प्लस करंट मिक्स। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में सर बहुत सारी तारीख है। 16 अक्टूबर 1905, या मैं कहूंगा कि 26 जनवरी 1930, जैसे उस दिन हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की शुरुआत की। 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 जिस दिन गांधी जी ने वो नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। सैकड़ों तारीखें वो सब याद रखनी है, प्लेसेस के रिलेटेड याद रखनी है। जैसे इस बार आया था मदनपल्ली के ऊपर कि भाई मदनपल्ली एक जगह का इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस था। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन, ये सर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, ओके। बच्चे है ना ग्रांटेड ले लेते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ से। लीडर्स के ऊपर से सवाल आए हुए हैं, तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा वास्ट है सर, है ना। पर करना सब कुछ है, हमें सब कुछ कंप्लीट और याद रह जाएगा वैसा है, क्यों कहानी के रूप में है ना सब। बाकी पर्सनालिटीज मैंने बताया इस बार जो बहुत प्रोमिनेंटली आया, जैसे एसीवल के ऊपर आ गया था सवाल, या गोपाल बाबा वलंकर। अब देखिए इसमें भी यही हुआ
एक पर्सनालिटी को लेके वी विल सी कि बच्चे है ना 5-10 किताबों के ऊपर चले गए। वड़ंकर वाज अ सोशल रिफॉर्मर, ओके। उनको लेटर ऑन हमने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट किया, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के अंदर भी आने की शुरुआत हो गई। कभी-कभी ये होता है कि यूपीएससी आउट ऑफ कंटेक्स्ट में जाके पूछता है, पर हर बार याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है 1917 से 1947, दैट इज अ गांधीयन मूवमेंट, ओके। पर इसमें भी वी विल सी कि पोस्ट गांधी या गांधी के पहले की भी मूवमेंट भी याद रखना है, कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी याद रखना है। और इसमें जितने भी प्रपोजल है, साइमन का प्रपोजल क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कैसे हुई थी, क्या डिस्कशन हुआ, 1937 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज कैसे बन के आई, तो पूरी थीमेटिकल है। मेरे हिसाब से क्रोनोलॉजिकल स्टडी करोगे ना तो ज्यादातर आंसर हो जाता है। और दूसरा रिवीजन करने की आवश्यकता है सर, ओके। सब्जेक्ट बड़ा लेंदी है, पर जितना रिवीजन करोगे उतना कंसोलिडेट होगा सर। हेलीकॉप्टर शॉट एक बॉल पे तो लगेगा नहीं सर। करेक्ट सर, करेक्ट। हाँ, ये भी मतलब कुछ बार एक पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछा जाए तो पैटर्न बना के कि ऐसा या पूछते नहीं, वो हैं। नहीं आता ना सर, वो देख लीजिए सर। ये देशर का था और गोपाल बाबा वड़ंगर, वो 2 ही बार आया। उसके सिवा 2 बार राम मोहन रॉय के ऊपर आया, केशव चंद्र सेन के ऊपर आ गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर आ गया, रकमाबाई। दे वर वेरी स्टैंडर्ड एरियाज जहां से सोशल रिफॉर्मर से सवाल आया। क्रिप्स मिशन के ऊपर से आ गया है, कैबिनेट मिशन के ऊपर से आ गया है। तो ऐसे सवाल है, जैसे डच के ऊपर आया, डच ने फैक्ट्री, अब गजपति बन गए थे 1540 में, गजपति का डिक्लाइन हो गया। डच की पहली फैक्ट्री 1605 के बाद बनती है, कैसे ये बनेगी, ये दोनों सेम है ही नहीं। तो इस तरह के सवाल आए हैं सर। अल्फोंसो डी अब्रूगर कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर, यस दिस इज करेक्ट, ओके। तो वी विल सी कि क्वेश्चंस थीमेटिकली आते हैं आपको, और जितना थीमेटिकली करेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। और इम्प्लीकेशन सेंट्रिक देखना है, पर्सनैलिटी सेंट्रिक देखना है, और पूरा होल राउंड देखना है। क्योंकि यहाँ 3 डायनेस्टीज, डच, पोर्चुगीज और इंग्लिश, इन तीनों को इकट्ठा करके सवाल पूछा हुआ है। पहली फैक्ट्री इसने कब बनाई, दूसरी कब बनाई, तीसरी कब बनाई। अब सबको अलग अलग नहीं पढ़ना, ओवरलैप करके पढ़ना है सर, ठीक है। वैसी तैयारी हम लोग क्लास के अंदर मैपिंग के थ्रू करवाते हैं सर। जी सर, ये सब अलग अलग प्रश्न जो पूछे गए, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हाँ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जी सर। जी, तो मित्रों ये हमने देखा कि किस प्रकार से हिस्ट्री के अंदर अलग अलग किस्म के प्रश्न आते हैं और उसको कैसे हैंडल किया जाए। अब खैर हैंडल किया जाए मतलब वो तो टीचर अपने रूप से आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं, आप खुद से ये सब करने जाएंगे तो लंबे हो जाएंगे, दैट इज मतलब वो उसमें कोई दो राय नहीं है, खासकर हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। और इसी कारण से जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो आरंभ बैच चालू ही है, जो रिपीटर्स हैं जो पिछले साल क्लियर ना कर पाए और फिर से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए रिपीटर बैच आ रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कम घंटों में ज़्यादा इंक्रीमेंटल जो पढ़ाई करनी है उस पर फोकस होगा। और साथ ही साथ टीचर्स के पावर पॉइंट है, हैंड आउट है, स्टडी मटेरियल बाय अनअकैडमी में हम आपको अलग अलग बहुत सारे चीज़ें दे रहे हैं। 2 साल के करंट अफेयर्स की पूरी मॉड्यूल, एंशिएंट और मिडाइवल का वैल्यू एडिशन पैक, इंडिया ईयरबुक की पूरी समरी, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मेडल्स, प्लेसेस और मैप्स की पूरी मल्टीमीडिया रिच मटेरियल आपको मिलेगी। फ्रेश पूरी टेस्ट सीरीज बन रही है जिसके अंदर न सिर्फ यूपीएससी पर एलाइड एग्जाम के अंदर भी जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से जो नया जाने लायक है हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा का पूरा पीवाईक्यू का एनालिसिस हमने देखा, और कैसे यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को एक अप्रोच रखना है, उसके बारे में हमने आपको कुछ हमारे इनपुट शेयर किए। बट अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर अपनी तैयारी को और पुश करना चाहते हो तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन, और जहां हम लोग लाइव कोर्सेज लेके आ रहे हैं। आप ये कोड को यूज करिए, हमारी नई बैचेस के अंदर आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। मैंने ये बैच की शुरुआत में भी, ये वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि अभी अनअकैडमी के ऊपर ऑफर चल रही है, जहां आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 महीना आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, 24 महीने पे 6 महीना फ्री है बाय यूजिंग दिस कोड PN Live। इनफैक्ट अनअकैडमी की खासियत ही ये है कि 1 सिंगल सब्सक्रिप्शन विल गिव यू एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स एंड ऑल द वीडियोस। एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आप जितने भी बैचेस है, जितने भी वीडियोस है, लेक्चर्स है, उसको अटेंड कर सकते हो। और हम लोग ये नई बैच लेके आ रहे हैं जिसका नाम ही है रिपीटर्स बैच। तो ये बैच की खासियत ये है कि यहाँ आपको 2 साल का करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी आपको करानी है, और साथों के साथ हमारे लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो लाइव क्लासेस है, आप जुड़िए हमारे साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कोड को जरूर से यूज करिएगा। इनफैक्ट इसके साथ साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस की भी एक्सेस मिलेगी विद द सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो फायदा यही है कि आप रिपीटर्स बैच में एनरोल करिए, इंडिविजुअल बैचेस के अंदर, क्लासेस के अंदर अटेंड करिए, पर अपना मैक्सिमम लाभ उठाइए। ये हमारी फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, रिपीटर्स बैच 2024 के लिए है। सबका एक्सेस आपको 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको दिया जाएगा। बाकी कुछ नहीं, आप हमारे कॉम्बैट के अंदर अटेंड करिए। ये हमारा एवरी संडे एग्जाम होता है गेमिफाइड, जहां लाइव टेस्ट आपकी ली जाती है और लाइव रैंकिंग भी आपको मिलती है।
तो 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए भी आपको कोड यूज़ करना है पीएन लाइव। कोई भी क्वेरी हो ये नंबर के ऊपर फ़ोन कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इन एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन आपको जो भी करनी है। और सब्सक्रिप्शन लेते समय ज़रूर से इसका नाम याद रखिएगा, कोड पीएन लाइव। दिस इज़ मी प्रतीक नायक साइनिंग ऑफ, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।